जो मैंने डिटेल आपसे मांगी थी आप सबने भेज दी है ना? कोई है आप में से जिसने नहीं भेजी अभी? श्रद्धा, आयुषी, सरबजीत, आप सबने भेज दिया आई थिंक। यस। चलिए, स्क्रीन विजिबल है आप सबको? यस सर। चलिए, तो कल जाते जाते एक होमवर्क दिया था मैंने। फॉर द गिवन सिस्टम कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करें अगर एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या मिला आप सबको? क्या एक्सेलरेशन फाइंड आउट हुआ? सर 4 4 मीटर मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन सेकेंड इज स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड बच्चों। अगर हम बात करें नेट फोर्स की, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। नेट फोर्स इज 20 न्यूटन। 30 माइनस 10, 20 न्यूटन का नेट फोर्स सिस्टम पे एक्ट कर रहा है। डायरेक्शन की बात करें तो इट इज एक्टिंग राइटवर्ड, यस और नो? यस सर। यस सर। यस, यस राइट वर्ड। सर। और अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन विल बी नेट फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। इट विल बी 20 डिवाइडेड बाय टोटल मास 5 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों बात? यस सर। यस सर। चलिए, यहां तक तो ठीक थी बात। चलिए, कांटेक्ट फोर्स की बात करें, व्हाट इज द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक? 2 न्यूटन। 2 न्यूटन। सभी बच्चों के 2 न्यूटन ही आया है या किसी के और भी आया है बच्चों? 12 न्यूटन। 12 न्यूटन। यस, द आंसर यस इज सर, 12 न्यूटन। 12 न्यूटन। वेरी गुड। देखते हैं बच्चों, अगर हम यहाँ पे 3 kg ब्लॉक का 3 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो 3 kg ब्लॉक पे एक तो लग रहा है रिएक्शन फोर्स ड्यू टू 2 kg ब्लॉक, एक लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ से। चलिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आर और 10 न्यूटन, क्या ये दो फोर्स ही एक्ट कर रहे हैं बच्चों? यस सर। हॉरिजॉन्टल। अब हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी मूव भी नहीं कर रही, तो इसके फोर्सेस को हम काउंट भी नहीं करेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स की बात करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, जो कि लगा रहा है 2 kg का ब्लॉक ऑन 3 kg के ब्लॉक पे, और एक लग रहा है 10 न्यूटन का। और इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट में ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है इधर विद एक्सेलरेशन ए। चलिए, इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन बनाऊं तो क्या हो जाएगा? Net force will be R minus 10, yes or no? Will the net force be R minus 10? और इस नेट फोर्स की वजह से ये एक्सेलेट कर रहा है, सो द एक्सेलेशन विल बी मास इनटू एक्सेलेशन। सो मास इज 3 एंड एक्सेलेशन हमने कैलकुलेट किया है 4। तो यहां से R की वैल्यू हमें मिल जाएगी 12। ये 10 इधर आ जाएगा बच्चों। R इज इक्वल टू 22 न्यूटन। चलिए, क्या आप सहमत हैं? समझ पा रहे हैं मेरी बात? यस सर। क्लियर है ना बात सबके? डिफरेंस समझ में आया यस। बच्चों? ऊपर वाले केस में और इस केस में। ऊपर वाले केस में यहाँ पे हमने 3 kg ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लगा रखा था, तो इसलिए हमने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया कि 3 kg वाले ब्लॉक को केवल और केवल नॉर्मल रिएक्शन ड्राइव कर रही है, केवल और केवल नॉर्मल रिएक्शन चला रही है। बट इस केस में 3 kg के ब्लॉक पे एक फोर्स और लग रहा है, तो यहाँ पे केवल और केवल नॉर्मल रिएक्शन जो लग रही है वो यूटिलाइज पूरा एक्सेलेरेट करने में नहीं हो रहा, वो इस 10 न्यूटन के फोर्स को भी काउंटर करने में यूटिलाइज हो रहा है बच्चों। समझ में आई बात? चले यस बढ़े सर। आगे। यस। चलिए, एक और क्वेश्चन दे दिया जाए आपको। इसकी चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अब हमने फोर्स का पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया है बच्चों, और फोर्स को हॉरिजॉन्टल के बजाय हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे मैं अप्लाई करने वाला हूं। देखिएगा इस तरीके से, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गई है। इस स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे दो ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में पुट कर दिए हैं। और यहाँ पे मैंने एक फोर्स लगाया है कुछ इस तरीके से। चलिए, तो ये एक फोर्स मैंने लगा दिया है कुछ इस तरीके से। 60 न्यूटन का फोर्स मैंने अप्लाई कर दिया है, और हॉरिजॉन्टल से ये जो मैंने फोर्स अप्लाई किया है, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल भी 60 डिग्री का है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये ब्लॉक 2 kg का रहने वाला है, और ये ब्लॉक 3 kg का है बच्चों। क्लियर है यहाँ तक बात? Yes, sir. Now we need to calculate the same things: acceleration of the blocks and normal force between the blocks. नॉर्मल फोर्स बोल दो, नॉर्मल रिएक्शन बोल दो, नॉर्मल रिएक्शंस बिटवीन द ब्लॉक्स। चलिए फिर से हम अज्यूम करते हैं देयर इज नो मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो केवल और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस को कैलकुलेट कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो बच्चों 2 kg ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक तो 60 न्यूटन के फोर्स का हॉरिजॉन्टल गर्म जाता है बच्चों। 60 न्यूटन के फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 60 cos 60. 60 cos 60, और 60 cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos 60 इज 1/2, so 60 into 1/2 will be 30 Newton. 30. 30 Newton. 30 न्यूटन। तो बेसिकली यहाँ पे 30 न्यूटन। क्या प्रॉब्लम वो की वही हो गई ऊपर? Yes, sir. सेम प्रॉब्लम हो गई, 2, 3 एंड 30। तो एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या आ जाएगा? 18 न्यूटन। Yes, sir. चलिए ठीक है, तो ये 30, ये नॉर्मल रिएक्शन n, और अगर हम बात करें एक्सेलेरेशन की तो ये एक्सेलेरेशन a। अगेन 3 kg ब्लॉक के लिए केवल और केवल नॉर्मल रिएक्शन वर्क करने वाली है, उसी की वजह से ये एक्सेलरेट हो जाएगा। सो फॉर 3 kg ब्लॉक n is equals to 3a, for 2 kg block 30 minus n is equals to 2a। वैल्यू पुट कर देता हूं यहाँ पे, तो n की वैल्यू 3a पुट करूंगा तो 30 minus 3a equals to 2a, ये हो जाएगा 5a equals to 30 एंड a equals to 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन टेंशन की बात करें या नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो n equals to 3a है, सो इट इज 3 into 6, 18 न्यूटन। क्लियर है बच्चों बात? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट प्रोसीड टू 4 ब्लॉक सॉरी 3 ब्लॉक सिस्टम। 2 ब्लॉक सिस्टम पे हमने वर्क कर लिया है, अब हम 3 ब्लॉक सिस्टम पर वर्क कर लेते हैं। 3 ब्लॉक सिस्टम। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक दूसरे के कांटेक्ट में 3 ब्लॉक रखे हुए हैं कुछ इस तरीके से। दिस इज फर्स्ट ब्लॉक, दिस इज अवर सेकंड ब्लॉक। ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चों कि ये तीनों ब्लॉक डिफरेंट डिफरेंट शेप के हों, डिफरेंट डिफरेंट साइज के हों, सेम साइज भी हो सकती है। ये M1 मान लेते हैं, ये M2 मान लेते हैं, और ये M3 मान लेते हैं।
M1 ब्लॉक पे मान लेते हैं हम कोई फोर्स एक्सटर्नल F लगाते हैं और इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम किसी A एक्सेलरेशन से, तीनों ब्लॉक A एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, यहां पे हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। सेकंड हमें निकालना है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन M1 एंड M2। थर्ड हमें निकालना है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन M2 एंड M3। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? हम क्या निकालना चाहते हैं? Yes, sir. यस, मान लेते हैं M1 और M2 के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका नाम मैं दे देता हूं N1, और M2 और M3 के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका मैग्नीट्यूड में दे देता हूं N2। तो N1 N2 और एक्सीलरेशन A की वैल्यू मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, स्टार्ट करता हूं सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। चलिए, सिंस मोशन जो हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, तो मैं फोर्सेस भी केवल और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के ही ले लूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है? नो सर। चलिए, No, तो sir. बताइएगा बच्चों, सबसे पहले फॉर M1 पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं? एक लग रहा है F and F, F एंड N1। N1. N1 की N1. डायरेक्शन सही है? Yes, sir. चलिए, ये एक्सेलरेट कर रहा है इधर। फिर बात करते हैं M2 के लिए। M2 के लिए अगर हम बात करें बच्चों, तो M2 के लिए N1 लग रहा है राइटवर्ड एंड N2 एक्ट कर रहा है लेफ्टवर्ड। ओके, Yes, sir. और M3 की बात करें तो M3 पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बच्चों? N2. N2 ओनली। One. एंड इन विच डायरेक्शन इट इज? राइटवर्ड Right. ओनली। यस, तीनों सेम एक्सीलरेशन ए से एक्सीलरेट कर रहे हैं। चलिए, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देता हूं। M1 ब्लॉक पे नेट फोर्स हो जाएगा F माइनस N1, और इस नेट फोर्स F माइनस N1 की वजह से ये एक्सीलरेट करेगा और ये हो जाएगा M1A। दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंडली, अगर सेकेंड ब्लॉक के लिए बात करूं, तो सेकेंड ब्लॉक भी राइटवर्ड मूव कर रहा है, तो नेट फोर्स ऑन सेकेंड ब्लॉक क्या हो जाएगा बच्चों? इज इट N1 माइनस N2 और N2 माइनस N1? N1 minus Yes. N2. N1 minus N2. Very good. Will be equals to M2A. This will be the second equation. And for third block M3, net force is in horizontal direction is N2 only. So the N2 is equals to M3A. चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं वन बाय वन। पहले N2 की वैल्यू में पुट कर देता हूं, थर्ड इक्वेशन की वैल्यू सेकंड में पुट कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा? N1 इज इक्वल्स टू M2A प्लस N2, जो कि हो जाएगा M2A प्लस M3A। यहां से N1 की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों M2 प्लस M3A। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? N1 की वैल्यू आ रही है मेरे पास M2 प्लस M3A, N2 की वैल्यू आ रही है M3A। N1 और N2 की वैल्यू में फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूं, और जब N1 की ही रखनी है, M2 की तो रखनी ही नहीं है। सो F माइनस, इसको इधर ले जाता हूं, M1A प्लस N1 की वैल्यूज पुट कर देता हूं बच्चों, तो इट विल बी M1A प्लस M2 प्लस M3 इंटू A, और कलेक्टिवली कितना हो जाएगा ये? M1 प्लस M2 प्लस M3 मल्टीप्लाइड बाई A, जिसे हम लिख सकते हैं A इक्वल्स टू F अपॉन डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3
ठीक है बच्चों, और यही हो जाएगा एक्सिलरेशन ऑफ सिस्टम। क्या मैं इसको भी रीड कर सकता हूं कि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। F is the Yes, sir. net external force on the system and M1 plus M2 plus M3 is the total mass of the system. क्लियर है बच्चों बात? Yes, Yes, sir. sir. चलिए, ये क्लियर है। फर्स्ट पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया है। लेट्स कैलकुलेट द सेकंड पार्ट। N1 N1 is equals to M2 plus M3 into A. So the N1 is equals to M2 plus M3 multiplied by A. A is F upon M1 plus M2 plus M3। इज इट ओके बच्चों? Yes, sir. चलिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ N1 सॉरी N2। N2 की वैल्यू बताइए, कीजिए कैलकुलेट आप, और N2 की वैल्यू आप मुझे बताइएगा बच्चों। So M3F by M1 plus M2 plus M3. वेरी गुड बेटा। N2 इज M3F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड बेटा। थोड़ी सी पेंटिंग कंप्लीट कर देता हूं मैं। N2 की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो N2 हमें मिला था बच्चों यहाँ से M3 इंटू ए, सो इट विल बी M3 इंटू ए इज F अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम M1 प्लस M2 प्लस M3। ये हो जाएगा N2 की वैल्यू। कर लीजिए नोट डाउन। So done. डन, वेरी गुड। चलिए तो क्वेश्चन करें। Yes, sir. ओके बेटा, Yes, sir. रुक जाइए एक सेकेंड। बच्चों, ऑल्दो हमने यहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए, फॉर्मूले ऑब्टेन कर लिए हैं, पर मैं आपको एडवाइज करूंगा शुरुआत में जब भी आप ये क्वेश्चन सोल्व करें, इक्वेशन बना के सोल्व करें। ठीक है? इक्वेशन बना के सोल्व करेंगे तो धीरे धीरे अगर कुछ में कुछ चेंजेस भी वो कर देगा तब, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इनिशियली केवल एक फोर्स लग रहा है, अगर यहाँ पे एक से ज्यादा दो या तीन फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? दो या तीन से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो N1 और N2 के लिए अब ये फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। उस केस में हम FBD बना के अगर इसे करते हैं सोल्व, तो आंसर करेक्टली हमें मिल पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? So Yes, जैसे sir. अभी हमने वहां पे कैलकुलेट की थी होमवर्क वाले क्वेश्चन में, मैंने एक फोर्स एक्स्ट्रा और अप्लाई कर दिया था, तो जो आपने नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट की थी वो डायरेक्ट बाय यूजिंग फॉर्मूला आप करते हो तो गलत आ जाएगी बच्चों। ठीक है? देखिएगा क्वेश्चन। Yes, sir. चलिए, तीन ब्लॉक हैं स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने अप्लाई कर दिया है 60 न्यूटन का। ये जो ब्लॉक दिए हुए हैं इनके मासेस हैं 2 kg, 3 kg, 5 kg
we need to calculate first acceleration. और second n1 and n2. चलिए सबसे पहले बात करें अगर एक्सेलरेशन की, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम? 16 Newton. 60 Newton. 16 Newton. What is the total mass of the system? 10 kg. 10 kg. So the acceleration is 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सेकेंड अगर हम बात करें n1 की, फिलहाल यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों तो कोई और फोर्स तो है नहीं. जिस फॉर्म के लिए हमने ये फॉर्मूले ड्राइव किए सेम फॉर्म पे बेस क्वेश्चन है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ n1 इज इक्वल्स टू mass of 3 kg block plus 2 kg block multiplied by acceleration. So it will be 8 into 6 and this will be equals to 48 Newton. बोलिए. Yes, sir. Yes. और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? n2 की वैल्यू बताइए. n2 is the force driving m2. Sorry, m3, 5 kg block. So it is 5 into 6. That will be equals to 30 न्यूटन. चलिए तो अब अगर हम बात करें बच्चों, मोटा मोटा हिसाब लें कि 16 न्यूटन का फोर्स लगाया था हमने. कितना लगाया था बच्चों? बोलिए एक बार. 16 न्यूटन का 16 फोर्स Newton. लगाया था. 16 न्यूटन के फोर्स में से अगर यहाँ पे देखें तो फर्स्ट वाले ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना आ रहा है? फर्स्ट वाले ब्लॉक पे नेट फोर्स अगर हम देखें मास इंटू एक्सीलरेशन, तो 2 इंटू 6 कितना हो गया? 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 हो गया 12. तो आउट ऑफ 60 12 न्यूटन का जो फोर्स है वो कंज्यूम कर लिया फर्स्ट ब्लॉक ने, और बाकी बचा 60 में से 12 कंज्यूम कर लिया तो कितना बचा? 48. 48 ट्रांसफर कर दिया इधर की तरफ, आगे की तरफ. फर्दर अगर हम बात करें 3 केजी ब्लॉक के लिए, तो 3 केजी ब्लॉक ने कितना कंज्यूम किया? 3 केजी ब्लॉक ने कंज्यूम कर लिया 3 इंटू 6, 18 न्यूटन. तो आउट ऑफ 48 18 न्यूटन कंज्यूम कर लिया, कितना बचा? 30 Newton. 30 न्यूटन. और 30 न्यूटन किसको शिफ्ट कर दिया? 5 केजी को. और बचा हुआ 30 न्यूटन का यूटिलाइज कर लिया 5 केजी ने. क्लियर है बात? Yes, sir. यस. Yes, चलिए sir. इसको मैं रब कर देता हूं. चलिए तो 2 ब्लॉक के लिए हमने चालू किया था, 3 ब्लॉक भी कर लिए. बच्चों अगर मान लीजिए सिस्टम में 3 से ज्यादा ब्लॉक आ गए तो क्या होगा? क्या अब हम इसको स्किप करके डायरेक्ट एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं कितने भी ब्लॉक हमें दे दिए जाए? जैसे मान लीजिए ये एक क्वेश्चन देखिएगा. अब डायरेक्ट एग्जांपल कर रहे हैं हम. जब किसी कंडीशन में मोर देन 3 ब्लॉक हो, देखिएगा चलिए 4 ब्लॉक लगा दिए हैं सिस्टम पे. 2 kg, 3 kg, 5 kg एंड 10 kg. और फोर्स लगा दिया है मैंने लेट से 80 न्यूटन का. कितना फोर्स लगा दिया है बच्चों? 80 न्यूटन का. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें ए की, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, बताइए क्या हो जाएगा? 4 meter per second square. एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कैसे होगा? अगर हम बात करें नेट फोर्स, तो सिस्टम पे नेट फोर्स है 80 न्यूटन का, और टोटल मास ऑफ सिस्टम कितना है बच्चों? 20 न्यूटन, सॉरी 20 केजी. सो द एक्सेलरेशन विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है बच्चों?
इज इट ओके? Yes, sir. चलिए अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो रिएक्शन लग रही है नॉर्मल रिएक्शन, उसका नाम है N1। ये जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है ये है N2, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रही है ये है N3। अगर मैं आपसे कहूं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ N1, ब्लॉक फर्स्ट जो है उसने कितना फोर्स यूटिलाइज कर लिया आउट ऑफ 80 न्यूटन, 2 इंटू 4, 8 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे यूटिलाइज हो गया है। 80 में से 8 न्यूटन का फोर्स यूटिलाइज हो गया, तो ये कितना आगे ट्रांसफर कर देगा? नहीं आई बात समझ में? 72 Newton. 72 न्यूटन। चलिए दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों कि N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी। N1 क्या है? N1 वही फोर्स है बच्चों जो 3 kg, 5 kg और 10 kg के ब्लॉक को एक्सेलरेट करा रहा है। N1 कौन सा फोर्स है? अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस 2 kg के ब्लॉक को हाइड कर लूं, आप अपने एक हैंड से 2 kg के ब्लॉक को हाइड कर लोगे तो क्या दिखेगा? N1 जो है वो 3, 5 और 10 kg के सिस्टम को राइट साइड में एक्सेलरेट करा रहा है। अगर आप 2 kg के ब्लॉक को बिल्कुल हाइड कर लो तो आपको क्या लगेगा कि एक N1 फोर्स है जो 3, 5 और 10 kg के सिस्टम पे लग रहा है। यस और नो? Yes, sir. यस। Yes, और sir. अगर N1 3, 5 और 10 kg के सिस्टम को 4 मीटर पर सेकेंड से एक्सेलरेट करा रहा है तो N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल बी 3 प्लस 5 प्लस 10 multiplied by 4, and it will be equals to 18 into 4, that will be equals to 72 न्यूटन। चलिए N2 पे आ जाते हैं। N2 के लिए अगर हम बात करते हैं, अब 2 kg और 3 kg के ब्लॉक को आप हाइड कर लीजिए तो आपको लगेगा कि जो सिस्टम है जिसमें 5 और 10 kg के ब्लॉक हैं उनको ये नॉर्मल रिएक्शन N2 मूव करा रही है। तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? N2 की वैल्यू हो जाएगी 5 plus 10 into 4, and it will be equals to 60 न्यूटन। 60 Newton. सिमिलरली N3 के लिए बात करें तो N3 केवल और केवल 10 kg को ब्लॉक को मूव करा रहा है, so it will be 10 into 4 and it will be equals to 40 न्यूटन। yes or no? Yes, sir. Yes, वेरी sir. गुड बेटा। चलिए एक क्वेश्चन दे दूं आपको। Yes, sir. यस Yes, sir. देखिएगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस, बच्चों स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, sir. इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे 5 आइडेंटिकल ब्लॉक एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में प्लेस्ड हैं कुछ इस तरीके से। Five identical blocks are placed in contact with each other, each having mass of 2 kg। हर ब्लॉक का जो मास है 2 kg का है। और यहाँ पे स्मूथ सरफेस पे ये रखे हुए हैं और हमने एक 20 न्यूटन का फोर्स इस पे अप्लाई कर दिया है। कितने न्यूटन का? 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया है। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम? 2 meter per 2 second meter square. per second square. 2 meter per second square। total net force is 20 and total mass is 2 plus 2 plus 2 plus 2, 5 times 2 है तो it will be 10, so it is 2 meter per second square। now let's calculate the normal reactions। इसका नाम मैं दे देता हूं बच्चों N1, यहाँ पे नाम दे देता हूं N2, यहाँ पे नाम दे दिया जाए N3 और यहाँ पे नाम दे दिया जाए N4। what will be the value of N1, N2, N3 and N4? बताइए वन बाय वन।
कैलकुलेट Sir, फर्स्ट and then 16 Newton. एक सेकेंड बेटा, जी बताइए। N1 इज 16 16 न्यूटन, Newton. वेरी गुड। N2 इज 12 Newton 12 Newton. न्यूटन। N3 इज 8 8 Newton. 8 न्यूटन एंड N4 इज 4 4 Newton. न्यूटन, वेरी गुड। क्लियर है बच्चों बात? yes sir yes वेरी गुड। चलिए, तो इस तरीके से हमारे ब्लॉक्स इन कॉन्टेक्ट के क्वेश्चंस बनेंगे। ये सिंपलर टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक। कभी कभी केस ऐसे बन जाते हैं जहाँ पे मोर देन 2 फोर्स या 2 फोर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उस केस में थोड़ी सी स्टडी हमें चेंज करनी रहेगी बच्चों, ठीक है? Yes, sir. यस, Yes, sir. चलिए। चलिए एक क्वेश्चन देख लीजिए उससे रिलेटेड भी। नेक्स्ट 3 ब्लॉक रखे हुए हैं बच्चों, कुछ इस तरीके से। फर्स्ट ब्लॉक, एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हैं और इन ब्लॉक्स पे कुछ फोर्सेस इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। हंड्रेड न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है 37 डिग्री के एंगल पे, एंड राइट साइड से एक 60 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है 60 डिग्री के एंगल पे। ब्लॉक्स के जो मास दिए हुए हैं वो हमें दिए हुए हैं बच्चों 3 kg, 7 kg एंड 10 kg। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों की ब्लॉक, ये जो सिस्टम है, सिस्टम के मोशन की टेंडेंसी किधर होगी मूव करने की? क्या ये लेफ्ट में मूव करेगा, क्या ये राइट में मूव करेगा? बताइए, व्हाट डू यू थिंक? Sir, rightward. राइटवर्ड। बच्चों रीजन बता सकते हो क्यों राइटवर्ड मूव करेगा? आपको कैसे लगा कि ये राइटवर्ड मूव करेगा? Sir, rightward force is more than leftward force. वेरी गुड, राइटवर्ड फोर्स इज मोर देन लेफ्टवर्ड फोर्स। अगर हम कंपोनेंट निकालते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो आप देखोगे कि 100 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? विल इट बी 100 cos 37? और 100 Yes, cos sir. 37 कितना हो जाएगा बच्चों? 100 इंटू 4/5। cos 37 कितना होता है? 4/5 होता है ना। सो इट विल बी 80 न्यूटन। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हो जाएगा 80 न्यूटन का। और 60 न्यूटन के फोर्स के लिए अगर हम बात करें कि 60 न्यूटन का फोर्स जो 60 डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रहा था, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 30 न्यूटन। ओके बच्चों? Yes, sir. यस। चलिए, ये 80 न्यूटन है, ये 30 न्यूटन है। तो जो राइटवर्ड फोर्स है, राइटवर्ड फोर्स ये ज्यादा हायर हो जाएगा, तो नेट फोर्स सिस्टम पे क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द सिस्टम? 50 Newton 80 minus 30, 50 न्यूटन। एंड व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम? एक्सीलरेशन बताइए बच्चों। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। नेट फोर्स इज 50, टोटल मास Sir, ऑफ द सिस्टम इज 2.5. 2.5 2.5 meter per second square. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों बात?
Yes, sir. Yes, वेरी sir. गुड, एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें N1 की, व्हाट विल बी द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 3 kg एंड 7 kg लोग? कोई बच्चा बता सकता है कितना होगा? द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 3 kg एंड, यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रही है उसका नाम N1 दे देते हैं, यहाँ पे N2 एक्ट कर रही है। वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ N1 एंड N2। So 82.5. बेटा 82 तो टोटल फोर्स ही नहीं है सिस्टम पे। 42.5. 42.5 42.5. ओके, और N2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 25. 25। चलिए 25. देखिएगा, आपने शायद ये 30 न्यूटन का फोर्स को इंक्लूड नहीं किया है अभी। अगर हम बात करें 3 kg वाले ब्लॉक के लिए, तो बच्चों 3 kg वाला जो ब्लॉक है उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे एक तो 80 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन N1 के एक्ट कर रही है, और इन दोनों के प्रभाव में ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है राइट वर्ड। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 3 kg के ब्लॉक पे? द नेट फोर्स ऑन द 3 kg ब्लॉक इज 80 minus N1 and this net force will accelerate it, that will be equals to 3 into A की वैल्यू हमें दी हुई है 2.5, so it will be 7.5। so यहाँ से N1 की वैल्यू आ जाएगी 80 minus 7.5, कितना हो जाएगा बच्चों ये? Will it be 72.5? Will it be 72.5? Yes or no? बोलो भाई, हाँ या ना? Yes, sir. यस। चलिए अब कैलकुलेट कीजिए वापस से N2 की वैल्यू, वापस से फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। चाहो तो आप 7 kg के ब्लॉक के लिए बना लो, चाहो तो आप 10 kg के लिए ब्लॉक के लिए बना लो। किसी भी एक ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को लगाना, बैलेंस करना और N2 की वैल्यू निकालना। बच्चों निकालिए। So 55. 55, वेरी गुड बेटा, 55. वेरी Yes, sir. गुड, 55. वेरी गुड। सो N1 की वैल्यू है हमारे पास 72.5 माइनस, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 7 into 2.5, it is 17.5 Yes, sir. इज इक्वल टू N2, और यहां से N2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 55 न्यूटन। क्लियर है बच्चों बात? Yes, sir. यस। आप चाहें तो 10 kg ब्लॉक के लिए भी फ्री बॉडी डायग्राम बना के सेम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कीजिए, देखें सेम वैल्यू मिल रही है क्या। नाउ मेक द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर 10 kg ब्लॉक।
10 kg ब्लॉक पे N2 एक्ट कर रहा है और 30 न्यूटन एक्ट कर रहा है, और कंबाइंड फोर्सेस के इफेक्ट में ये एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या N2 की सेम वैल्यू मिल रही है? डायरेक्ट इक्वेशन लिख देता हूं चलो मैं, कि N2 एक्ट कर रहा है इधर से, N2 minus 30 is equals to 10 into acceleration 2.5, and N2 will be equals to 25 plus 30, that will make 55 Newton. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलिए अब थोड़ा सा मंथन करते हैं हम इस बात पे कि बच्चों आप मार्केट निकले, लेके निकले, मार्केट के लिए आप 80 रुपए लेके निकले, और ये हमें पता है कि 80 रुपए हम लेके निकले हैं और 30 रुपए अंत में हमारे पास 30 रुपए बचने चाहिए। 80 रुपए आप लेके निकले हो, 30 रुपए आपको बचाना है, मतलब 50 रुपए आप खर्च कर सकते हो। ठीक है जी। एक्सेलरेशन कितना आया था बच्चों? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था। 80 में से 3 kg ब्लॉक को एक्सलेट करा दिया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो यहाँ पे कितना फोर्स यूटिलाइज हो गया? 3 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना आया? 3 इंटू 2.5। यस और नो? बोलिए, क्या 3 kg ब्लॉक पे नेट Yes. फोर्स या जो फोर्स कंज्यूम हुआ वो 3 इंटू 2.5 ही है, जो कि 7.5 होने वाला है। Yes. अगर 3 kg के ब्लॉक पे 7.5 न्यूटन का फोर्स आउट ऑफ 80 7.5 न्यूटन यहाँ कंज्यूम हो गया, तो आगे कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 80 माइनस 7.5। यस और नो? कितना बचा? 72.5 बच गया। 23.5. 80 में से 72.5, 7.5 यूटिलाइज करके 72.5 आगे ट्रांसफर हमने कर दिया। वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है? 72.5 न्यूटन का मिल रहा है। 7 kg के ब्लॉक को 2.5 से जब हमने एक्सेलरेट कराया तो कितना यूटिलाइज हुआ? 7 इंटू 2.5, इट इज 17.5 न्यूटन। तो आउट ऑफ 72.5 वी यूटिलाइज 17.5 न्यूटन। 7 kg के ब्लॉक पे 7.5 न्यूटन का फोर्स यूटिलाइज हो गया। आगे कितना फोर्स शिफ्ट कर देंगे? बचा हुआ कर देंगे। कितना हो जाएगा? 55 न्यूटन आ जाएगा। तो एक ये प्रोसेस भी आप यूज कर सकते हो। समझ में आई बात? जब 10 Yes, kg sir. के ब्लॉक पे आपको 55 न्यूटन का फोर्स मिला, तो अब आप देख लो बच्चों कि 10 kg पे कितना यूटिलाइज हुआ? 10 इंटू 2.5, 25 न्यूटन का। तो आउट ऑफ 55, 25 आपने यहाँ पे खर्च कर दिया, कितना बचा? 55 माइनस 25, 13 न्यूटन। और 13 न्यूटन हमें क्या करना था? बचाना था। हाँ या ना? Yes, sir. यस। चलिए Yes, sir. तो ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन थे हमारे ब्लॉक्स इन कॉन्टेक्ट के। अब हम बात करेंगे ब्लॉक्स जो स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, ब्लॉक्स जो कि स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है। सिस्टम ऑफ मासेस टाइड बाय स्ट्रिंग। ये भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। सिस्टम ऑफ मासेस बच्चों, आपने कुछ जनरल फिनोमिना ऑब्जर्व किए होंगे, आपने खुद ने भी किए होंगे, ऑब्जर्व भी किए होंगे। जैसे कुएं में से बाल्टी के साथ रस्सी बांध के पानी निकालने वाला फिनोमिना देखा है आपने? किया है? Yes, sir. किस किसने Yes. निकाला हुआ है बच्चों? Yes, sir. निकाला हुआ है कुएं से बाल्टी में रस्सी बांध के पानी? Sir, देखा No, है। sir. देखा है, मूवी में देखा होगा। एक तो वो हेरा फेरी मूवी में बाबूराव पानी निकालता स्विमिंग पूल में बाल्टी डाल के। Yes, sir. Yes. Yes, देखा है। sir. यस। तो वहां पे हमने देखा। अब भाई ये है, या फिर आपने ये भी देखा होगा, जैसे मान लीजिए आप सोसाइटी में रहते हो, 3rd या 4th या 5th या 6th फ्लोर पे रहते हो, और दूध वाला आता है, तो आप क्या करते हैं? सिंपली एक रस्सी के थ्रू बकेट को लटका देते हैं, वो उस बकेट में दूध रख देता है या कोई भी पैकेट रख देता है, फूड आइटम रख देता है, और आप उसे वापस
पुल कर लेते हो, तो वहां पे क्या करते हो, बेसिकली एक आप स्ट्रिंग का यूज करते हो। भाई हमारा हाथ क्या है, इतना लंबा नहीं है कि हम 3 मंजिल से या 4 मंजिल से अपने हाथ को नीचे कर दें, तो हम क्या करते हैं, एक रस्सी का प्रयोग करते हैं, एक स्ट्रिंग का प्रयोग करते हैं, और वो स्ट्रिंग क्या करती है, उसको पुल कर लेती है। एक बाल्टी या कोई भी बकेट जो उस रस्सी से बंधी हुई है, उस रस्सी को बकेट क्या कर लेती है, पुल कर लेती है ना, अच्छी चीज। Yes, sir. Yes, sir. यस, तो बेसिकली क्या होता है बच्चों, जब भी ऑब्जेक्ट को हम रस्सी से बांधते हैं तो उस रस्सी में क्या आ जाती है, एक टेंशन आ जाती है। क्या आ जाती है, वो दिमाग वाली टेंशन नहीं, दूसरी टेंशन आ जाती है, टेंशन इन स्ट्रिंग। क्या होता है बच्चों टेंशन, टेंशन इज बेसिकली अ फोर्स, एंड व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज इट, इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। किस टाइप का फोर्स होता है टेंशन, Electromagnetic. Electromagnetic इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। force. जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था बच्चों, 4 फंडामेंटल फोर्स पढ़े थे। फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था, एक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था, और एक हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो बच्चों जो भी हमारे जनरली यहाँ पे मैकेनिक्स में फोर्स पढ़ते हैं, अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, कांटेक्ट फोर्स, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं। तो इन्हीं में से जो टेंशन होती है, टेंशन जो स्ट्रिंग में इंड्यूस होती है, वो कौन से टाइप का फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है बच्चों, क्यों अराइज होती है ये, Intermolecular attraction. वेरी गुड, इट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ स्ट्रिंग। इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ स्ट्रिंग की वजह से ये अराइज होता है। और कब अराइज होती है, जब स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, जब स्ट्रिंग को खींचेंगे। अगर मान लीजिए सिंपली कोई रस्सी ग्राउंड पे पड़ी हुई है, उसमें कोई स्ट्रेच नहीं है, खींची हुई नहीं है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं होगी, हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. यस, ठीक है जी। तो टेंशन के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन molecules of string, molecules of string which become activate when the string is stretched, when the string is stretched। चलिए बच्चों, टेंशन जो है बेसिकली एक फोर्स है, यस और नो, इट इज ए इंटरमोलिकुलर फोर्स। फोर्स है तो टेंशन की यूनिट क्या हो जाएगी, Newton. न्यूटन, द Newton. यूनिट इज न्यूटन। चलिए टेंशन क्या है, फोर्स है तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, if the tension is vector quantity, then it should have magnitude and direction, yes or no, Yes, sir. yes, it has both magnitude and direction। चलिए डायरेक्शन की बात करते हैं, तो जो डायरेक्शन होगी, द डायरेक्शन will be away from the point of contact or tied end of the string। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, जिस भी ऑब्जेक्ट से ये कनेक्ट होगी, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे हमेशा टेंशन एक्ट करती है। क्या हो जाएगी डायरेक्शन, द डायरेक्शन विल बी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टाइड एंड, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टाइड एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात।
अभी फिर हम इसको जब डायग्राम बनाएंगे वहां और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए मैग्नीट्यूड की बात करें तो मान लीजिए दो केस हो सकते हैं बच्चों किसी स्ट्रिंग में। जब स्ट्रिंग क्या हो, स्ट्रिंग हो मासलेस। जनरली हम जो क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे वो क्या मानेंगे कि स्ट्रिंग मासलेस है। और अगर बच्चों स्ट्रिंग मासलेस है, अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो जो टेंशन होगी, टेंशन विल बी सेम एट ऑल पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। टेंशन विल बी सेम एट all points on the string। और अगर बच्चों स्ट्रिंग मास वाली है, हैव सम मास, जब स्ट्रिंग का अगर हम मास कंसीडर करेंगे तो टेंशन विल बी डिफरेंट, टेंशन विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। क्लियर है बच्चों बात? क्या क्या Yes, बात की हमने? Yes, sir. एक तो बात की हमने डायरेक्शन की कि जो टेंशन की डायरेक्शन होती है स्ट्रिंग में वो हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होती है। कहाँ होती है? अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या टाइड एंड से अवे होती है। दूसरी बात करें कि मैग्नीट्यूड की, तो जो टेंशन का मैग्नीट्यूड होता है स्ट्रिंग में, मासलेस स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम होगी। और अगर मास स्ट्रिंग का हम कुछ ना कुछ मास कंसीडर करते हैं तो अलग अलग पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होने वाली है। ठीक है बच्चों? जैसे मान लीजिए ये कोई एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को हमने कोई एक एम ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है जी, एम मास के ब्लॉक से हमने इस स्ट्रिंग के एक एंड को कनेक्ट कर दिया है और ऊपर वाला एंड हमने फिक्स कर दिया है। ठीक है बच्चों, ये जो स्ट्रिंग में मान लेता हूं ये अगर मासलेस है, अगर इनिशियली ये मासलेस स्ट्रिंग है तो बच्चों देखो अगर मैं मान लीजिए इस पॉइंट पे बात करता हूं तो इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगी भाई? इस पॉइंट पे जो टेंशन होगी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये इधर की तरफ हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे बात करूं, ठीक है यहाँ पे बात करूं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे है ना, हाँ या ना? Yes, sir. यस, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो टेंशन में इस स्ट्रिंग में टेंशन ये इस डायरेक्शन में हो जाएगी। क्लियर है बात? चलिए अब हम क्या मानेंगे बच्चों कि बेसिकली ये जो स्ट्रिंग है इस वाले पॉइंट को किधर की तरफ खींच रही है? नीचे की तरफ खींच रही है। ये जो स्ट्रिंग है इस पॉइंट को किधर की तरफ खींच रही है? नीचे की तरफ खींच रही होगी, हाँ या ना? Yes, sir. यस। सिमिलरली अगर मैं बात करूं जब ये मास स्ट्रिंग यहाँ पे टाइड थी तो ये जो स्ट्रिंग है इस पॉइंट मास को क्या ऊपर की, या इस मास को क्या ऊपर की तरफ खींच रही होगी? ये जो स्ट्रिंग है Yes. ये स्ट्रिंग इस मास को किधर खींच रही होगी? ऊपर की तरफ खींच रही होगी। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन की डायरेक्शन लेंगे वो किधर है? हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे ले लेंगे। ठीक है जी, चलिए फ्री बॉडी डायग्राम देखें अगर इस एम मास का, तो एम मास के लिए बच्चों देखना, एम मास के लिए यहाँ पे क्या होगा? mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा। Yes, sir. yes, यस, sir. उसके अलावा क्या इस ब्लॉक को जो रस्सी बंधी हुई है वो रस्सी इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुल कर रही होगी और किसी टी टेंशन से पुल कर रही होगी। तो इस ब्लॉक पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक mg फोर्स एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ और एक टेंशन फोर्स एक्ट कर रही है ऊपर की तरफ। मतलब ये रस्सी इस ब्लॉक को टी टेंशन से ऊपर की तरफ पुल कर रही है, दो फोर्स इस पे एक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए अगर बच्चों ब्लॉक रेस्ट कंडीशन पे है, अगर ब्लॉक रेस्ट कंडीशन पे है तो क्या मैं लिख सकता हूं T इज इक्वल टू mg? यस और नो? Yes, sir. If the block is at rest, Yes, sir. then the T will be equals to mg. तो this will be the tension in the string। और अगर ये string massless है तो थ्रो आउट द स्ट्रिंग हम कहीं भी देखें टेंशन क्या हो जाएगी बच्चों? mg के बराबर हो जाएगी, हाँ या ना? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir.
अगर हम मासलेस मानते हैं तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन mg के बराबर हो जाएगी। और अगर हम कुछ ना कुछ मास मानते हैं इस रस्सी का कि स्ट्रिंग का डेफिनेटली अगर कुछ ना कुछ मास है, तो देखो क्या होगा, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, पहले यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ इस पॉइंट पे आप देखोगे एक तो ये मास ब्लॉक का मास एम लटका हुआ है, और एक इस लटकी हुई रस्सी का इस पॉइंट के नीचे जो रस्सी लटकी हुई है जो स्ट्रिंग है उसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा मैं टेंशन बढ़ती जाएगी ना, भाई लटकी हुई रस्सी का मास भी बढ़ रहा है तो यहाँ पे टेंशन भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे टेंशन T1 मानू, यहाँ पे टेंशन T2 मानू, तो कौन सा बड़ा होगा बच्चों? अगर ये स्ट्रिंग का कुछ ना कुछ मास है तो T1 बड़ा होगा या T2 बड़ा होगा? So T2. T2 बड़ा होगा। चलिए फॉर मासलेस स्ट्रिंग क्या मैं लिख सकता हूं T1 बराबर T2 बराबर mg। और अगर मैं बात करूं फॉर स्ट्रिंग हैविंग मास, फॉर स्ट्रिंग हैविंग मास कैन आई राइट T2 is greater than T1 greater than mg, yes or no? Yes, जैसे sir. जैसे ऊपर बढ़ता जाऊंगा टेंशन बढ़ती जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये था कुछ बेसिक कंसेप्ट अबाउट द टेंशन। हमें जो याद रखना है, एक डायरेक्शन याद करनी है, इट इज एक्टिंग ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और मासलेस स्ट्रिंग है तो टेंशन कॉमन रहती है, थ्रू आउट सेम रहती है, और मास वाली स्ट्रिंग है तो ये टेंशन चेंज होती रहती है। क्लियर है बात? अब हम बच्चों मोशन कराएंगे जब दो ब्लॉक को हम किसी स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट कर दें। देखिएगा मोशन। Excuse me, sir. हाँ बोलिए बेटा, बोलिए प्लीज। सर अगर हमने ऑब्जेक्ट को किसी मोटी रस्सी से टाई किया हुआ है तो वो जो रस्सी है वो उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगाएगी? बेटा नॉर्मल रिएक्शन के बजाय हमने यहाँ पे टेंशन लिख दिया ना, नॉर्मल रिएक्शन के बजाय हमने यहाँ पे टेंशन लिख दिया। अब अगर आप बोल रहे हो कि रस्सी मोटी है तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन आर भी काउंट करो, तो वो हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, केवल टेंशन फोर्स काउंट करेंगे। ठीक है बेटा। और जब भी हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें जो रस्सी का डायमेंशन है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे बेटा। ठीक है जी, रस्सी के ओके सर। डायमेंशंस को इंक्लूड नहीं करेंगे तो उससे ये केस भी नहीं आएगा कि नॉर्मल रिएक्शन है या नहीं है। ठीक है बेटा। चलिए, सो मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, बॉडीज कनेक्टेड थ्रू स्ट्रिंग। देखिएगा बच्चों, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम बनती है यहाँ पे। दो ब्लॉक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे रखे हुए हैं, एक दूसरे के साथ एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से। ये पहला ब्लॉक और ये दूसरा ब्लॉक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं और एक स्ट्रिंग के थ्रू दोनों कनेक्टेड हैं। ये ब्लॉक M1 मास का है, ये ब्लॉक M2 मास का है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि M1 ब्लॉक को किसी F4 से खींच रहे हैं, M1 ब्लॉक को F4 से खींच रहे हैं। जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है बच्चों वो मासलेस है, द कनेक्टेड स्ट्रिंग इज मासलेस। हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, एक्सेलरेशन, और सेकंड हमें कनेक्ट कैलकुलेट करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। चलिए, फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाना आता है। मोशन जो हो रहा है वो केवल और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, तो क्या हम केवल और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स ले लें बच्चों इन फ्री बॉडी डायग्राम? बोलिए यस। यस सर। चलिए, एफ फोर्स लग रहा है सिस्टम पे, मान लेते हैं पूरा का पूरा सिस्टम किसी ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है, दोनों ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं हम। तो M1 ब्लॉक के लिए फोर्स एफ एक्ट कर रहा है लेफ्टवर्ड, और जो टेंशन होगी स्ट्रिंग में
स्ट्रिंग में बच्चों जो टेंशन टी होगी वो टेंशन टी ब्लॉक M1 को किधर पुल करेगी, लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड? जो टेंशन Rightward. राइटवर्ड, वेरी गुड। जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ब्लॉक M1 को राइटवर्ड पुल करेगी, ठीक है जी। तो M1 पे दो फोर्स आ गए F और T, और इन दोनों के कारण रिजल्टेंट फोर्स ए एक्सीलरेशन से इसको एक्सीलरेट कराता है। क्या हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स? विल इट बी F माइनस टी, एंड दिस F माइनस टी विल बी इक्वल्स टू M1A। क्लियर है बच्चों बात? Yes, sir. Yes. चलिए, Yes, sir. now let's make the free body diagram for block M2। M2 ब्लॉक को कौन पुल कर रहा है? केवल और केवल टेंशन पुल कर रही है। यस और नो? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक Yes, M2 पे केवल टेंशन एक्ट कर रही है। चलिए ये कर दिया। और T1 T की वजह से ये एक्सेलरेट हो रही है ए एक्सेलरेशन से। सो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी? T इक्वल्स टू M2 इंटू ए। चलिए T की वैल्यू में पुट कर देता हूं यहां से, तो क्या मिल जाएगा मुझे? F इक्वल्स टू M1A प्लस M2A, और यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा F अपॉन M1 प्लस M2। ये तो वही बात हो गई, टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। यस और नो? Yes, sir. यस। लेट्स कैलकुलेट द टेंशन ऑल्सो। टेंशन क्या हो जाएगी? द टेंशन विल बी T इज इक्वल्स टू M2 इंटू ए, M2 इंटू ए इज F अपॉन M1 प्लस M2, और ये हो जाएगी बच्चों टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्लियर है बात? Yes, sir. yes, sir. चलिए काफी है आज के लिए। कल इनके 3 ब्लॉक सिस्टम को भी हम कंसीडर करेंगे, और वापस से एक के बजाय दो फोर्स लगाएंगे। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। और जिन बच्चों ने अभी तक भी मुझे डिटेल्स शेयर नहीं भेजी, प्लीज शेयर एसएप। ठीक है बच्चों, थैंक यू। Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Good night.